मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रग के बारे में, ठीक है। तो आपका ड्रग है नेलोरफिन, ठीक है। क्या है? नेलोरफिन। तो नेलोरफिन का केमिकल फॉर्मूला आपका कार्बन 19, हाइड्रोजन 21, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका नेलोरफिन का स्ट्रक्चर। कहता है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो 17 एलाइल, 7 8 डाइड हाइड्रो, 4 5 अल्फा इपॉक्सी मॉर्फिनेन, 3 अल्फा डायोल, आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर नेलोरफिन का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? इट इज ओडरलेस होता है और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। इट इज इनसॉल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर एंड सॉल्यूबल इन डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कहता है जो आपका नेलोरफिन होता है वो क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसॉल्यूबल होता है, अल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होता है। इट इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग और फिल्ट्रेशन। आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रख सकते हो। कैसे? तो ऑटोक्लेविंग मेथड का यूज करके और क्या कहते हैं, हाँ, ऑटोक्लेविंग मेथड या फिर फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके आप इसको स्टरलाइज कर सकते हो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर सकते हो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। ये किसका फॉर्मुलेटेड फॉर्म होता है? आपका इंजेक्शन का, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट स्लोली डार्कन्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर, ठीक है। क्या होता है कि ये अगर आपके लाइट या एयर के कांटेक्ट में आता है नेलोमॉर्फिन, तो उसमें क्या होता है कि ये डार्क हो जाता है, मतलब इसका कलर जो होता है वो खराब होने लगता है, ठीक है। कहता है इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर एट कंट्रोल रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। कहता है आप इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक करके रखोगे और लाइट और क्या कहते हैं मॉइस्चर वगैरह से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, तभी ये ड्रग सेफ रहेगा। अदरवाइज इसमें डिस्कलरेशन हो सकता है, ये खराब हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें पॉपुलर ब्रांड नेम की तो पॉपुलर ब्रांड नेम इसका हो जाएगा लेथिड्रोन और नलीन, ठीक है। दो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, लेथिड्रोन और नलीन, ठीक है। डोज की बात करें हम तो इसका जो यूजुअल डोज होगा वो आपका आईवी के थ्रू होगा 2 to 10 mg, मतलब 2 से लेके आप 10 mg तक इसका ले सकते हो। एंड इफ रिक्वायर्ड 5 mg रिपीटेड तो ट्वाइस एट 3 मिनट इंटरवल, मतलब कि अगर जरूरत पड़े तो 5 mg आप इसको रिपीट कर सकते हो 2 बार 3 मिनट के इंटरवल में, 3 मिनट के रुक के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डोज यूज कर सकते हो। और मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये आपका एंटीडोट होता है टू रिवर्स ओपॉइड ओवरडोज। अगर मान लो ओपॉइड का ओवरडोज हो गया हो आपको तो उस कंडीशन में ये एज अ एंटीडोट का काम करेगा, ठीक है। अब हमारा शुरू होने वाला है दूसरे कैटेगरी का ड्रग, जो कि आपका है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, ठीक है। तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को हम नसेर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब नसेर्स में आपके आते हैं इन्फ्लामेशन, इसमें क्योंकि ये ड्रग जो होता है वो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होता है, इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यूज टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। कहता है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है? एक लोकल रिस्पॉन्स होता है किसके लिए? लिविंग मेमेलियन टिश्यू के लिए, जो कि किसके वजह से होता है? कोई भी एजेंट के वजह से, ठीक है। कहता है इट इज बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरी एजेंट एज वेल एज टू रिमूव द कॉन्सिक्वेंस नेक्रोज्ड सेल्स एंड टिश्यू। कहता है कि ये जो होता है वो एक डिफेंस रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब मेनली क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो आपके साइन दे रहा होता है कि मतलब कोई ऐसी चीज है जो आपको क्या कर रहा है? हार्म करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरी एजेंट। अब जो ये इंजरी एजेंट है इस एजेंट को ये क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा या तो उसको वहीं रोक देगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन करके। एज वेल एज टू रिमूव कॉन्सिक्वेंट नेक्रोस्ड सेल एंड टिश्यू। तो जो आपका नेक्रोसिस सेल नेक्रोसिस हुआ या फिर टिश्यू होगा उन सब से भी ये आपको कहीं ना कहीं क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कहता है कि कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब कि कौन कौन से रीजन है, ठीक है। तो कहता है फिजिकल एजेंट, सबसे पहले आपका फिजिकल एजेंट में आ जाएगा हीट, कोल्ड, रेडिएशन एंड मैकेनिकल ट्रॉमा। इन सब के वजह से भी आपको क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है। दूसरा रीजन है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में आपका क्या हो गया? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोसेस पॉइजन, ठीक है। मतलब कि कोई भी तरीके का पॉइजन वो भी आपको इन्फ्लामेशन
कर सकता है। तीसरा है आपका कोई इन्फेक्टिव एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में आपका हो गया सेल मेडिएटेड रिएक्शन या एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सारे मिलके क्या कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन बोल रहा है कि इन्फ्लामेशन में कौन कौन से साइन होते हैं। तो सबसे पहले रूबर मतलब रेडनेस हो जाएगा, ठीक है, रेडनेस। ट्यूमर मतलब स्वेलिंग हो जाएगा। कैलर मतलब हीट, और डलर मतलब पेन। मतलब मेनली इन्फ्लामेशन का साइन है रेडनेस होगा, रेडनेस होने के बाद स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होने के बाद वो आपको हीट लगेगा, गरम गरम सा लगेगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, पेन होगा। तो इस आपको समझ जाना कि आपको क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन। अब है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन में आप जानते हो एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। मतलब एक इन्फ्लामेशन होता है जो तुरंत होता है और तुरंत खत्म भी हो जाता है, शॉर्ट टर्म। और जो क्रोनिक होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। तो कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफेंस कैपेसिटी ऑफ द होस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। डिपेंड करता है इन्फ्लामेशन आपका किस टाइप का है, ठीक है, लंबे टाइम वाला है या शॉर्ट टाइम का है। तो एक्यूट वाला इन्फ्लामेशन जो होता है वो शॉर्ट टाइम का होता है, ठीक है। तो कहता है कि इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिप्रेजेंट द अर्ली बॉडी रिएक्शन एंड इज यूजुअली फॉलोड बाय रिपेयर। कहता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, अर्ली बॉडी रिएक्शन को, एंड यूजुअली फॉलोड बाय रिपेयर, और ये मतलब कि थोड़े टाइम के बाद रिपेयर भी हो जाता है। इट्स मेन फीचर आर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। इसमें क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड का एक साइट पे जमा हो जाना, ठीक है। फिर कहता है कि साइट इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ये क्या करता है, इंट्रावेस्कुलर जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ना मेनली, उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। फिर कहता है कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, उसके वजह से क्या होता है कि आपका इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं। कहता है कि जो इसका मेन फीचर होता है ये एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, एंड प्लाज्मा, ठीक है, फ्लूइड और प्लाज्मा कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, एट द अफेक्टेड साइट, ठीक है। इसका कहाँ पे, तो इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, क्या होता है कि प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है, और किसका होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन होता है, और उसके वजह से आपका क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल रिलीज होता है, ठीक है। अब है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या हो जाएगा कि इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड अकर्स आइदर आफ्टर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट एंड इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और द स्टिमुलाई सच दैट इट इंड्यूसेस क्रोनिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। कहता है कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपको सडनली होता है, सडनली ठीक हो जाता है, नहीं, ये क्या होता है आपका बहुत लंबे टाइम तक होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि इस तरीके का कोई पॉजिटिव एजेंट वगैरह आपने कंज्यूम किया होता है, तो इसके वजह से ये इन्फ्लामेशन आपको होता है, ठीक है। फिर कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स। अब देखो जो आपका एक्यूट वाला इन्फ्लामेशन होगा वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल की वजह से होगा, और क्रोनिक वाला इन्फ्लामेशन जो होगा वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स के द्वारा होगा, ठीक है, सच एज लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इन सभी के वजह से आपको क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। अब कहता है कि इन्हीं इन्फ्लामेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नसेड्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो कहता है कि मतलब कि इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। कहता है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आर फार्मास्यूटिकल दैट आर यूज्ड टू ट्रीट पेन, इन्फ्लामेशन एंड हाई बॉडी टेम्परेचर। तो नसेड्स में जो आने वाला दवाई है वो पेन, इन्फ्लामेशन और बॉडी टेम्परेचर तीनों को क्या करता है, ट्रीट करने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है। कहता है द सप्रेशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नसेड, ठीक है। नसेड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपका कॉक्स एंजाइम है, मतलब कि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, ठीक है। इसी मैकेनिज्म पे आपका नसेड्स काम करता है, ठीक है। कहता है कि साइक्लोजिनेज इज एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड। क्या होता है जो आपका साइक्लोजिनेज मतलब कॉक्स जो होता है वो क्या करता
एसेंशियल होता है कन्वर्जन ऑफ आर्चिडोनिक एसिड टू इन्फ्लामेटरी मेडिएटर सच एज थ्रोम्बोक्सेन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स। ठीक है, तो ये सारे जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं। ठीक है, तो इन मेडिएटर्स को ये क्या करता है, कन्वर्ट मेडिएटर्स का क्या करता है, ये कन्वर्जन करता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहेगा कि साइक्लोजिनेज एंजाइम सच एज COX-1 एंड COX-2 एग्जिस्ट। अब यहाँ पे दो एंजाइम आपके एग्जिस्ट करेंगे, COX-1 और COX-2। तो कहता है कि COX-1 इज constitutively expressed in body and contribute to the maintenance of the gastrointestinal mucosa lining, kidney function and platelet aggregation। तो COX-1 का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है किसमें, बॉडी में, और कंट्रीब्यूट करता है किसके मेंटेनेंस में, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लाइनिंग के, किडनी के फंक्शन को मेंटेन करता है और प्लेटलेट के एग्रीगेशन को मेंटेन करता है। वहीं COX-2 इन कंट्रास्ट COX-2 इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस इन द बॉडी। COX-2 आपका प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब प्रॉपरली हर टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब नसेड्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो नसेड्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक है, ये क्या करेगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। अब इनहिबिट करेगा तो कॉक्स एंजाइम जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एरिचिडोनिक एसिड में। ठीक है, इनटू कन्वर्ट होगा किसमें, ठीक है, इनटू कहता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सेन्स। ठीक है, तो ये जो आर्चिडोनिक एसिड है वो कहाँ कहाँ होगा आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन में, प्रोस्टासाइक्लिन में और थ्रोम्बोक्सेन में। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर। और यही सारे चीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि बाय ब्लॉकिंग कॉक्स एंजाइम, अब हम क्या करेंगे, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि नसेड्स रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ दीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर देयर बाय प्रोड्यूसिंग। कहता है कि अब क्या करेगा, जब इसको आप ब्लॉक कर दोगे तो नसेड जो है वो क्या करेंगे, इन फॉर्मेशन जो आपके जो भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं जितने भी हैं वो क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मेनली तो ये सब हो किसके वजह से रहा, कॉक्स एंजाइम के वजह से। अगर हम कॉक्स एंजाइम को ही ब्लॉक कर दे रहे हैं तो उसके वजह से क्या होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगा, मतलब इन्फ्लामेशन खत्म हो जाएगा। एनाल्जेसिक होगा, मतलब कि पेन से आपको निजात मिल जाएगा, और एंटीपायरेटिक, फीवर से भी आप रिलीफ पाओगे। ठीक है, तो मेनली ये किस मैकेनिज्म पे काम करेगा, तो COX-1 को ब्लॉक करने के मैकेनिज्म पे काम करेगा, कौन, नसेड। तो नसेड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होगा कि वो क्या करेगा कि जो आपका साइक्लोजिनेज एंजाइम कॉक्स एंजाइम है उसको ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा तो आपका कॉक्स एंजाइम जो, और ये मतलब कि इन्फ्लामेशन कॉज कैसे करता है, तो कॉक्स एंजाइम क्या करता है, एर्चिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ कहाँ पे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन में। और ये सारे ही आपके क्या हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं। ठीक है, और इन्हीं के वजह से आपका पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर होता है। और इनको अब रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करते हैं, इन्फ्लामेशन खत्म हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा और फीवर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जितने भी ड्रग्स होंगे आपके, उन सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होंगे। ठीक है, लगभग। कह रहे कि COX-1 प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा, सपोर्ट्स किडनी फंक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब देखो COX-1 का काम क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है किडनी के फंक्शन को और प्लेटलेट एग्रीगेशन को। COX-2 का मेनली क्या किसमें होता है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन एंड पेन। ठीक है, तो जो इन्फ्लामेशन और पेन में इन्वॉल्व होता है वो कॉक्स एंजाइम तो होता है, लेकिन कॉक्स में कौन सा टाइप का एंजाइम होता है, COX-2 एंजाइम। ठीक है, अब कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नसेड्स, मतलब कि मेनली आपके नॉन स्टेरॉइडल जो एंटी ड्रग है उनका। तो सबसे पहले क्लास है आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो इसमें आप क्या हो गया, एस्प्रिन, पैक्लोफिनेमिक एसिड, डिक्लोफिनेक, आइब्यूप्रोफेन, पायरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम, कीट्रोलैक और इंडोमेथासिन। ये सारे आप क्या आ गए, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में। ठीक है,
उसके बाद आ गया प्रिफरेशनल COX-2 इनहिबिटर, ठीक है, जो कि मतलब जिसको प्रिफर किया जाता है COX-2 एंजाइम के लिए। तो कहता है कि फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, निमोसलाइड, मेलोक्सिकैम और डिक्लोफेनेक, नाम सुना होगा सबका, है ना। अब आया आपका सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ठीक है, ये तो है प्रिफरेशन, मतलब कि प्रिफर करता है, और ये हो गया आपका सेलेक्टिव, जिसको आप क्या करते हैं, डोज सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका सेलेकॉक्सिब का भी नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद हो गया आपका रोफेकॉक्सिब और पेरेकॉक्सिब, ठीक है। अब आ गया एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, मतलब मेनली बुखार और पेन के लिए। तो बुखार और पेन के लिए अगर आपको ड्रग चाहिए तो उसके लिए आपको पैरासीटामोल, नेफोपैम और मेटामिजोल, ठीक है। तो मेनली आप पैरासीटामोल का इसमें यूज करते हो, है ना। तो जो आपका एंटीपायरेटिक में आ गया 3 ड्रग आ गया, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में आपका 3 ड्रग आ गया, और प्रिफरेशनल COX-2 इनहिबिटर में आपके 5 ड्रग आ गए, और नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रग आ गए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको इन सारे ड्रग्स के बारे में एक एक करके पढ़ना है कि एस्प्रिन का क्या केमिकल नेचर है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या आईयूपीएसी नेम है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या यूजेस हैं, ये सब हमको पढ़ना है हर एक ड्रग के बारे में, चाहे वो एस्प्रिन हो, मैक्लोफिनेमिक एसिड हो, या डाइक्लोफिनेक जो कि आप बेसिकली यूज करते हो, है ना, डिक्लोफिनेक का, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें, जो अक्सर देखोगे पैरासीटामोल और डिक्लोफिनेक का एक कॉम्बिनेशन भी आता है, तो वो किसमें होता है, मेनली जब आपको स्वेलिंग और क्या हो जाए, फीवर हो, है ना, तो या फिर आपको पेन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, डिक्लोफिनेक का और पैरासीटामोल का। अब जैसे मान लो कि निमोसलाइड है, निमोसलाइड भी हम लेते हैं, है ना, सब कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो इसलिए सब मतलब कॉम्बिनेशन में मिलाने के बाद क्या होता है, वो ड्रग और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। कहाँ एक प्रॉपर्टी शो करता है और कॉम्बाइन करने पे क्या होगा, वो 2-4 एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। चलो ठीक।